शुक्रिया जी। चेयरमैन साहब, आपके बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे एक तो ये बात करनी है कि ये सुना है कि रिक्विजिशन ये इजलास है, लेकिन रिक्विजिशन के यहाँ पे जो है ना 12 आदमी बैठे हुए हैं, इनको अपने इजलास का ही पता नहीं है कि इजलास में आके क्या बोलना है, क्या गुफ्तगू करनी है। बहरहाल मैं यहाँ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये अवाम के मुजरिम, कौम के मुजरिम, पाकिस्तान की तरक्की के मुजरिम यहाँ बैठ के हमें सबक सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि क्या करना है। मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये जो दो मेजर पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की जिन्होंने हुकूमत की 70 साल, और उनके साथ जो अटोट बटोट 2-4 पार्टियाँ और हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। अब देखिए यहाँ पे बात शुरू होती है बंडल आइलैंड से। कल फ़ारूक नसीम साहब ने तो इनको बता दिया, लीगली सारा समझा दिया, उसके बाद भी ये वो उसको समझा दिया। अब ये खुद सोचें, अगर इसी तरीके से सियासत से पाकिस्तान चलता रहे तो कहाँ पे जाएगा। इनके अगर हाथ में होता तो ना ये मंगला डैम बनता, ना वर्षक डैम बनता, ना तरबेला बनता। उनका भी वही हाल होता जो तरबेला जो है ना कालाबाग डैम का हुआ है। अब बात सिर्फ ये है कि ये एक आइलैंड है जो कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बनने जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बनने जा रहा है। वहाँ के लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, वहाँ के जो फिशरमैन हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, उसका सूबा वहाँ से मुस्तफ़ीद होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन ये ना मानूं, ये तो वही वाली बात है कि वो कहते हैं कि ना खुद खुरम ना कस दे हम, गंदा कुनम सक दे हम, यानी ना मैं खुद करूँगा ना करने दूंगा, गंदा करके कुत्ते के हवाले कर दूंगा। भाई 70 साल से आप वहाँ मौजूद थे, आपने उसका क्या किया? वो भाई आपने तो वहाँ जो ट्रैम का सिस्टम था वो भी तबाह कर दिया। एक आपको फ्रेयर हॉल मिला था, डेंशो हॉल मिला था, आपको डॉ मेडिकल कॉलेज मिला था, आपने वहाँ किया क्या? आपने वहाँ उन्होंने एक शेर सुनाया था। ये जी शेर फिर से बताएं। शेर ये है कि ये गंदा कर दूंगा, मैं कुत्तों के हवाले कर दूंगा। लेकिन बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रशीद साहब, परवेज साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल से ये आइलैंड आपके पास थे, 70 साल से आपकी हुकूमतें रहीं। उन 70 सालों में आपने क्या किया? उन 70 सालों में आपने इनकी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? आप लोगों के आवाम के हक के ऊपर क्यों गासिब रहे हैं? मुझे तो सिर्फ इसका पता करना है, मुझे तो सिर्फ इसका याद कराना है कि आपकी जो वहाँ पे सिंध की हुकूमत है उसमें गंद और गोरिस्तान और गदा के अलावा क्या दिया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लीडर साहिबान बैठे बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए किसी ने क्या किया? किसी के बिस्तर के नीचे से 2 अरब रुपए निकलते हैं, किसी की वाटर की टैंकी में से जो है ना 4 अरब रुपए निकलते हैं, और यहाँ पे आके आप बलूचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं। आप यहाँ ये कहते हैं, देखिए मैं जज्बाती नहीं होना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे के आराम से समझा के बात होनी चाहिए। ये ना इलेक्शन कैंपेन की कोई जगह है, ना ये कोई लोअर हाउस है, और ना ये कोई जो एहतजाज की जगह है। यहाँ पे बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे लोग आके भूल जाते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग होनी चाहिए। जो अपोजिशन का काम है उनके ज़रूर बात है कि वो आके हमारी कोताहियों की आगाही करें, वो हमें रास्ते पे डालने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं कि वो गुमराही की तरफ हमें भी लेकर जाएं और आवाम को भी लेकर जाएं। मैं यहाँ ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो बिल्कुल एक ट्रैक से उतर के हो रही है। आप आवाम की बात करते हैं, आप देखें कि 1990 से लेकर ये 2020 तक जो ये एशिया के ममालिक हैं, चाइना को देख लें, वियतनाम को देख लें, मलेशिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, मैं आपको फिगर्स देता हूं सर, मैं आपको फिगर्स देता हूं कि ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड थी दुनिया में, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि इन सालों में, इन 25-30 सालों में
25 ट्रिलियन डॉलर पे आई। पाकिस्तान का शेयर जो था, पाकिस्तान का शेयर था 0.18%। मां सिवाय मुशर्रफ के दौर के, और मुशर्रफ का जब नाम लिया जाता है तो यहां बड़ी हकारत से उसका नाम लिया जाता है। वो आपका मोहसिन रहा है। आप फिगर्स तो पढ़ें, आप फिगर्स तो पढ़ें, आप एक्सपोर्ट की फिगर्स तो पढ़ें, आप जो उस वक्त जीडीपी का ग्रोथ हुआ है उसकी फिगर्स तो पढ़ें, आप जो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट हुई है उसका फिगर तो पढ़ें। आप बगैर पढ़े आके यहाँ गुफ्तगू करते हैं। मुशर्रफ के बेटे और बेटी का नाम किसको यहाँ मालूम है? ये तो मोरूसी सियासत के यहाँ पे अलमबरदार है। बेटे का बेटे का बेटा, बेटे के बेटी का बेटा, बाप के बेटी का बेटा, ये सारे के सारे वो कर रहे हैं। कम से कम हमें इस पे फ़ख्र है कि हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं कि जिसमें मोरूसी सियासत का न नाम है, न जिक्र है और न उसकी तरफ इंदिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि जब मुशर्रफ की हुकूमत आई उस वक़्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थे वो 7.5 बिलियन डॉलर्स थे। उन्होंने 2006 या 7 तक उसको 18 बिलियन डॉलर पे ले गए, यानी 6 साल में 11 बिलियन डॉलर का उन्होंने इजाफा किया। और बाकी क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये हुआ कि उससे लेकर 2018 तक हम 22 बिलियन डॉलर पे आए, यानी 18 से 22 पे 4 बिलियन डॉलर। उनकी जो उस वक़्त जो हमारी रफ्तार थी 1.5 बिलियन डॉलर पर एनम के हिसाब से हम तरक्की कर रहे थे। इनके वक़्त में क्या आया? इनके वक़्त में 0.5 बिलियन डॉलर पर एनम की रफ्तार है, यानी आधे से भी कम रफ्तार आई है आज। हालांकि ये हमें चाह रहे थे कि हमें गलत रास्ते पे डाल दें, ये सियासत कर रहे थे पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये चाहते थे कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं, जो कोरोना ने किया है। अब बात हुआ है उसमें अल्लाह की मेहरबानी से और मेरे लीडर इमरान खान की बसारत की वजह से, उसकी दूरअंदेशी की वजह से और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो इस महीने 18% ऊपर गई है, 18%, जबकि नवंबर के महीने में 7% ऊपर गई है। और दुनिया में क्या हुआ है? दुनिया में ये हुआ है कि उनकी एक्सपोर्ट जो इंडिया है उसकी 7% नीचे आई है। मेरे पास फिगर्स हैं, मैं आपको ये फिगर्स दे सकता हूं और ये फिगर्स अपने पास ले जाएं और ये अपने पास जाके ये पढ़ें कि इनके हमारे साथ इन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। ये 7.2% इंक्रीज हुई है, हमारी बांग्लादेश की 1% डिक्रीज हुई है नवंबर में और इंडिया की 8.4% हुई है। सर मैं आपको बताऊं कि ये जो वो वक्त था और इसी तरीके से दिसंबर में हमारी 18% अप हुई है, बांग्लादेश की 6% डाउन हुई है और इंडिया की तकरीबन 1% डाउन हुई है। ये आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी तो हमने शुरू में आके जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो फंडामेंटल चेंजेस किए थे, उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो गए। आप वो वक्त याद करें कि जब इंडिया की एक्सपोर्ट 1990-95 में, और जब आप आके कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाऊंगा, वो टाइगर क्या कि हम गीदड़ भी अल्लाह माफ करे नहीं बने, हम तो कुछ भी नहीं बने। उस वक्त इंडिया की एक्सपोर्ट थी सर 36 बिलियन डॉलर की, आज उसकी एक्सपोर्ट कितनी है? 330 बिलियन डॉलर, 36 से 330 पे गए हैं। और ये जो मैंने आपको फिगर दी है कि 7 से 18 जो है, हम उसके मरूने मिन्नत है जिसको यहाँ पे हर रोज गरीब को गालियां पड़ती हैं। अब बात यह है सर कि इसके अलावा आप यहाँ पे फिगर्स की बात करते हैं, मैं कुछ थोड़े से फिगर्स यहाँ देना चाहता हूँ आपको कि ये फिगर्स आप अपने सामने रखें और फिर देखें कि हुकूमत ने क्या की है। वर्कर रेमिटेंसेस जो है सर जी, सर इनको वो वक्त भी याद आना चाहिए कि टमाटर, ये शहरी रहमान आपके कंजम्पशन के लिए भी है और जावेद अब्बासी साहब के लिए भी, कि 2015-16 में टमाटर की कीमत जो है, मैं आपको देखें उसमें आपने मोहसिन अजीज साहब एजेंडे पे रहे हैं सर एजेंडे पे ये सर जावेद अब्बासी साहब सर एजेंडे में ये है ना जी, ये क्राइसिस जो है
ये इकोनॉमिक क्राइसिस। नहीं, अभी पहले तो हम पहले वाले पे हैं, जजीरों पे बात करें। इकोनॉमिक, जी मैं तीनों पे बात कर रहा हूँ सर, इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हौसला कर ले, थोड़ा हौसला कर ले। खैर है, हमने भी बहुत सी फजूलियात यहाँ सुनी है, मेरी भी थोड़ी सुन ले, लेकिन इसमें इंशाल्लाह फिगर्स होंगे, गलत बातें नहीं होंगी। टमाटर की कीमत सर मेरी बात सुने सर मेरी गुफ्तगू को ले। चेयरमैन साहब बात यह है, वो एक्सपेंज कर दिया है जी, आइंदा आप फजूलियात ना कहें। 6 मिनट की प्रोसीडिंग है फजूलियात, लेकिन मैं नहीं कहता। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात ना करें। एक्सपेंज जी। अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ कि 2016-17 में टमाटर की कीमत 70 रुपए थी, और आपको मालूम है कि लोगों ने मशीनरी, अपनी चलती हुई मशीनें 70 रुपए में बेची हैं। ये फैक्ट है, जो वहां के लोग हैं पंजाब के, आप उनसे पूछ लें, 70 रुपए में वो मशीनें बेची हैं। आज आप लोग वो नहीं पढ़ते, एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते, जो कि एप्टमा वाले, जो कि दूसरे एसोसिएशन वाले यहाँ पे आके गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। वो क्योंकि ना सिर्फ ये कि जो बंद फैक्ट्री हैं वो दोबारा चली हैं, बल्कि इंपोर्ट्स होने शुरू हुई हैं मशीनरी। और आज वो वक्त है कि तमाम दुनिया के ममालिक में आप जाएं, अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, वहां पे पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट वहां बिक रहा है। जज़ायर पे बात करें। ये जो बात है, ये सर बात तो अगर ये करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम की ये बात करना चाहते हैं। पीडीएम की बात मैं आपको बता देता हूं, पीडीएम के जो गुब्बारा है उससे हवा निकल चुकी है। ये जो अटोट बटोट पार्टी हैं, इनका किस्सा ख़त्म हो चुका है। ये जो एक दूसरे को लड़ाने के लिए है, एक बेगम साहब हैं वो निकली हैं, वो तो भाई भाई को लड़ा रही हैं, आपस में इनकी फूट है, वो कोई बात नहीं, उधर तो हम बात करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो किस्सा हो गया ख़त्म। अब वहाँ ख़त्म हो गया है। अब बात यह है कि इन्होंने एक आदमी को ललकारा था, और वो आदमी था इमरान खान, जो ना बिकता है ना झुकता है, अल्लाह पे उसका ईमान है, और वो आदमी है कि डट के मुकाबला करता है और तुन के रखता है। बात यह है कि जी सर, मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि एक वो था, रश थी बड़ी ज़्यादा, ट्रेन में लोग जा रहे थे, ईद का समा था, तो वहाँ पे ट्रेन में बड़ी रश थी। अब इसको जज़ायर तक पहुँचाए ना सर मैं वो जज़ायर तक पहुँचाता हूँ, जज़ायर में पहुँचाता हूँ इनको। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, रश थी, खचाखच ट्रेन भरी हुई थी, तो एक आदमी ने रज़ाई लेके वो सारा बर्थ पे लेटा हुआ था। तो जो आता था वो उससे पूछता था कि भाई हम तो तंग बैठे हुए हैं, जगह भी नहीं है, खड़े हैं ट्रेन में, तो उससे पूछता था कि भाई रज़ाई उठा के वो कहता कि भाई आप यहाँ से हट जाए, तो आगे से कहता है कि तुम्हें जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तो लोग डर जाते थे। फिर वो दूसरा आता था, फिर वो उससे पूछता था कि जी यार जगह नहीं है, ज़रा वो रज़ाई उठा के कहता था कि भाई तुम कौन हो, फिर वो कहता है कि जी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो सारे डर जाते। अच्छा जी मैं डर गया। तो इमरान खान जैसा एक आदमी गया उसके पास, और उसने जब रज़ाई उठाई, उसने कहा कि जी तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा जी मैं बीमार हूँ। तो ये बीमार है, इन्होंने उसको ललकारा था, उनको पता नहीं था कि वहाँ सामने इमरान खान है, या आप उसको ललकार रहे हो। उसने तुम पे जो है ना तुम्हारे को पूछ लिया कि तुम कौन हो, बीच में सारे बीमार निकल आए। अब बीमार जो है कभी एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ जाते हैं। सर मैं आपको जजीरे का ये है कि जजीरा हम बनाना चाहते हैं, जजीरे हम पाकिस्तान के लिए बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। आज आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में बूम कर रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बूम कर रही है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बूम कर रही है। यही चीज़ जो है, यही जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, ये जिस तरह बड्डल आइलैंड है या रावी आइलैंड का जो है बना रहे हैं वहाँ पे, ये वही जो है ना, ये बूम के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक नई जो शुरुआत है, और इस शुरुआत को सियासत की नज़र न करें। आपकी मेहरबानी होगी, आप पाकिस्तान की तरक्की में हायल न हो, आप पाकिस्तान को तरक्की देखें, आपकी तरक्की भी इसमें है। आप जो है जो कराची को आपने उबलते हुए पानी जो गटर से निकलते हैं, जो गन में छोड़ दिया है, हम उसको साफ करना चाहते हैं। आपकी सफाई के बाद इंशाल्लाह साफ भी हो जाएगा, लेकिन पहले गन को साफ करेंगे, उसके बाद आपकी भी सफाई इंशाल्लाह होने वाली है बहुत अनकरीब। क्योंकि आवाम को मालूम है कि अब एक सिद्ध के दिल का आदमी, एक मुहब्बे वतन आदमी वो आ चुका है, जो कि पाकिस्तान को। और मैं एक और बात भी यहाँ करते चलूँ कि हमने यहाँ पे बहुत तकारीर सुनी है पिछले 6 सालों में, बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं, लेकिन बाज़ जो है जज्बाती होकर यहाँ पे
फिर मैं कहता हूँ कि उल्टी पुल्टी बातें कर जाते हैं। अच्छा चलो, उल्टी पुल्टी तो मैं समझता हूँ कि शायद जी ठीक है गैर पार्लिमानी बात नहीं है। तो बात उल्टी सीधी भी, उल्टी पुल्टी भी ना। हाँ जी तो सर बात ये, मुझे बात ही बुला दी आप लोगों ने। जी मोहसिन साहब। सर बात यह है कि ये जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सचमुच में एक एशियन टाइगर बने, सिर्फ जो है पेपर टाइगर ना हो, वो सही टाइगर हो। और इस सिमत जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है पाकिस्तान की, और उस लीडर का नाम है इमरान खान, और वही एक शख्स है और यही एक पार्टी है कि इंशाल्लाह इट विल सेल थ्रू दिस शिप। ये जो शिप है जो कि इस वक्त डावाडोल थी, वो अब जो है रास्ते पे आ चुकी है और इसको जो है साहिल समुंदर तक वही लेकर जाएगा, क्योंकि वही एक लीडर है जो कि ना खाता है ना खाने देता है, और वही एक लीडर है जो कि अपनी बसारत के साथ, उसके कोई बिजनेसेस नहीं है, उसके कोई इस तरह के जो है ना, उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट है और वो है आवाम, और वो है आवाम की खुशहाली। ये जो उसकी बात हो रही है। थैंक यू मोहसिन साहब। मौलाना फैजमान साहब से पूछ जी।